what happens what happens when a voltmeter is connected in सीरीज। वोल्ट मीटर को सीरीज में अगर आप कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? इससे पहले आपको याद रखना पड़ेगा क्या? आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना? इन्फिनिटी। और जो प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर है, इसका रेजिस्टेंस कैसा है? वेरी लार्ज। इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत लार्ज है, इतनी बात पक्की है कि इसका प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अब एक सिंपल सा हम सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। ये मैंने एक सिंपल सर्किट ड्रॉ किया। तीन इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1 R2 R3। सर्टेन करंट यहाँ से फ्लो कर रही है आई। ठीक है। अब आपको वोल्ट मीटर आपको लगाना था कहाँ? सीरीज में, वो पैरेलल में। पैरेलल में लगाने के बजाय आपने वोल्ट मीटर लगा दिया कहीं सीरीज में लगा दिया। सपोज आपने R1 के साथ सीरीज में लगा दिया वोल्ट मीटर, रॉन्गली कनेक्ट आपने कर दिया। तो R1 के साथ आपने सीरीज में लगा दिया वोल्ट मीटर। जब R1 के साथ आपने सीरीज में वोल्ट मीटर लगा दिया तो क्या होगा? और R1 जो भी है, 10 20 100 ओम 50 ओम जो भी है, R3 आर, तो ये इसे R1 के साथ में एक वेरी हाई रेजिस्टेंस इसके साथ में जुड़ गया। वेरी हाई रेजिस्टेंस, बहुत हाई रेजिस्टेंस इसके साथ में जुड़ गया। तो क्या होगा? तो फिर R1 और वोल्ट मीटर का दोनों का सीरीज रेजिस्टेंस वेरी लार्ज हो जाएगा, वेरी लार्ज। और जब लार्ज हो जाएगा तो इसमें जो करंट है, करंट की वैल्यू क्या बनेगी? वेरी स्मॉल करंट बन जाएगी। यानी जिस रास्ते पर आपने डाल दिया वोल्ट मीटर, उस रास्ते पर करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। बाकी दूसरे रास्ते पर करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कम हो गया। वो सॉरी, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट की वैल्यू कम हो गई। लेकिन एक जो दूसरा रास्ता आपका R2 R3 के थ्रू है, तो ये अभी भी सर्किट में लगे हुए हैं, और यहाँ करंट जो की त्यों बनी रहेगी। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंक्रीज नहीं होगी एक्चुअली, एज इट इज बनी रहेगी। बशर्ते कि आपका ये सोर्स, आपका ये आइडियल सोर्स है। और अगर इस सोर्स का भी अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो फिर यहाँ करंट की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपने वोल्ट मीटर डाल दिया होता यहाँ यहाँ या यहाँ, यानी R2 और R3 के सीरीज में, तो जहाँ जिस रास्ते पर आपने वोल्ट मीटर डाल दिया, उस रास्ते का रेजिस्टेंस हो गया एक्सट्रीमली हाई, वेरी हाई। हम आइडियल वोल्ट मीटर मान के चलें तो ये इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी के साथ R1 जुड़कर भी इन्फिनिटी। इस जिस रास्ते पर आपने वोल्ट मीटर लगा दिया है, इस रास्ते पर, इस वाले पाथ पर आपकी करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, क्योंकि बहुत लार्ज रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का। बाकी दूसरे रास्ते पर करंट जो की त्यों बने रहेगी, बशर्ते कि आपका ये सेल आइडियल सेल है। और अगर ये सेल में भी कुछ इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो दूसरे रास्ते पर भी करंट की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वी ने ओवरऑल पूरे रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बदल दिया। और करंट की वैल्यू कितनी होती है? करंट की वैल्यू याद कीजिए, करंट की वैल्यू होती है E/कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। अगर ये स्मॉल आर जीरो है तो E/R हो जाएगा। फिर यहाँ R2 और R3 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। R1 में करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती कि ये वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी? बहुत छोटी सी रीडिंग आएगी, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ी सी करंट हो रही है।
सपोज इसका अपना रेजिस्टेंस है, मैं कह रहा हूँ इसका अपना रेजिस्टेंस है आर वी, रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, जो कि बहुत लार्ज है और करंट इसने बहुत कम कर दी। लेकिन अब जो भी इसकी रीडिंग है वो खुद इसके अपने अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा। जो वोल्ट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इटसेल्फ। खुद इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही शो करेगा ये ऑन यहाँ वोल्ट मीटर। मतलब कुछ तो रीडिंग शो करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नील हो जाए। आइडियल वोल्ट मीटर अगर होगा तो नील हो जाएगी इसकी रीडिंग, क्योंकि करंट का फ्लो होगा ही नहीं, फिर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया इसका। लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर तो कोई होता ही नहीं, आइडियल वोल्ट मीटर तो कोई होता ही नहीं। तो इसलिए हल्की फुल्की सी कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो करेगी, और उस करंट और रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस खुद अपने वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मिलकर के कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होंगे अक्रॉस इटसेल्फ, खुद अपने अक्रॉस ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अगर आपने एमीटर को डाल दिया पैरेलल में, एमीटर को अगर आपने पैरेलल में डाल दिया एमीटर को पैरेलल में डाल के दो तीन जगह पैरेलल में डाल के दिखाता हूँ, देखो। वही रेजिस्टेंस हमारा ये R1 है, और R2 और R3 जुड़े हुए हैं, R2 और R3 ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपका आ गया। तो आप R1 के अक्रॉस सपोज आपने पैरेलल में डाल दिया एमीटर, R1 के अक्रॉस आपने एमीटर पैरेलल में लगा दिया, R1 के पैरेलल लगा दिया, ये आपका R1 था। इस R1 के पैरेलल आपने लगा दिया क्या, एमीटर, और बाकी आपके R2 और R3 आपके एज इट इज बने रहे। अब ध्यान से देखिएगा, जो आइडियल आपका आइडियल एमीटर है, इसका रेजिस्टेंस है जीरो, लेकिन जीरो तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसका मतलब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एमीटर है, इसका रेजिस्टेंस है वेरी लो, बहुत छोटा रेजिस्टेंस है प्रैक्टिकल एमीटर का। अब ध्यान से देखना जरा, ध्यान से आप देखिएगा क्या हुई, कंडीशन क्या बनी कि R1 के पैरेलल में आ गया ए, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस टाइम एमीटर ये एमीटर सीधे 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 जुड़ा हुआ है किससे, बैटरी के टर्मिनल से। देखिए आप ध्यान से, सीधे बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इस कंडीशन में जुड़ा हुआ है। तो प्रैक्टिकल एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस वेरी लो है, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस क्रिएट कर देता है। हालांकि अगर जीरो होगा तभी शॉर्ट सर्किट कह रहा था। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो गई, रेजिस्टेंस कम हो गया। तो यहाँ कम हो गया रेजिस्टेंस, इस टाइम जो है पूरी की पूरी करंट, जो भी करंट है वो इस R1 R2 R3 से ना जा करके वो प्रीफर करेगी किससे जा करके, आपके लो रेजिस्टेंस पाथ यानी एमीटर से जाने का प्रीफर करेगी। R1 और R2 और R3 में करंट की वैल्यू बहुत कम, वेरी स्मॉल हो जाएगी, नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस तो ऑफर हो ही रहा है कुछ ना कुछ इस रास्ते पर, करंट रहेगी लेकिन वो नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगी। अब ये शो क्या करेगा, जब आपने यहाँ लगा दिया तो ये शो क्या करेगा, ये सिंपल सी बात है, शो क्या करेगा, ये जो इसकी रीडिंग होगी, रीडिंग और कुछ भी नहीं होगी, ये होगा करंट थ्रू इटसेल्फ, खुद इसके अंदर से कितनी करंट पास हो रही वही रीडिंग शो करेगा आपका एमीटर, करंट करंट थ्रू इटसेल्फ। अगर आपने लगा दिया एमीटर को R2 या R3 के अक्रॉस तो कंडीशन थोड़ी सी बदल जाएगी। R2 और R3 के अक्रॉस अगर आपने लगा दिया तो थोड़ा सा कंडीशन बदल जाएंगी। R1
ये R2, ये R3। आपने एक एमीटर लगा दिया R2 के अक्रॉस लगा दिया, ये एमीटर लगा दिया R2 के अक्रॉस। तो अब क्या होने वाला है, जिसके भी अक्रॉस आप लगा दोगे वो रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। याद कीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। अब स्मॉलेस्ट ए एम्पियर मीटर और R2 में से स्मॉलेस्ट कौन है, जाहिर सी बात है, क्योंकि एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कौन है इन दोनों में, आउट ऑफ R2 एंड एम्पियर मीटर, विच वन इज स्मॉलेस्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ एम्पियर मीटर इज स्मॉलेस्ट। Therefore, the current through R2 will reduce to almost zero. R1 के थ्रू करंट मेंटेन रहेगी, जो भी होनी है इसमें R3 के क्रॉस भी रहेगा, लेकिन यहाँ इधर आने वाली करंट, अब यहाँ देखिए जंक्शन लॉ लगाएंगे, तो देर आर टू पाथ अवेलेबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ करंट, आर थ्रू R2 और थ्रू एम्पियर मीटर। R2 हैज sufficiently large resistance, it shows significant resistance, but the resistance of ampere meter is very small, negligibly small, therefore most of the current will pass through ammeter. The current through R2 will reduce to almost zero। सिंपल सी बात है, जिसके पैरेलल में भी आपने लगा दिया एमीटर, उसी में करंट की वैल्यू ये ऑलमोस्ट जीरो कर देगा, खुद अपने अंदर से करंट पास कर देगा। और अब ये शो क्या करेगा, इट विल शो द करंट थ्रू इटसेल्फ। सिंपल सी बात है, एमीटर जो है वो हमेशा अपने अंदर से पास होने वाली करंट को शो करता है। हाँ, अभी ये बात जरूर है कि द करंट थ्रू एम्पियर मीटर इज ऑल्सो थ्रू R3, तो ये R3 में पास होने वाली करंट को इस टाइम रिप्रेजेंट करेगा। R2 में तो करंट ये पास ही नहीं होने देगा, करंट करंट को एक शॉर्ट रास्ता मिल गया, शॉर्ट सर्किटिंग हो गई करंट की एम्पियर मीटर के थ्रू। तो फिर ये R2 का यहाँ इनसिग्निफिकेंट हो गया, बिल्कुल R2 हो या ना हो कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। R3 में करंट जाएगी वही जो एम्पियर मीटर में जा रही है। ठीक इसी तरह एम्पियर मीटर को अगर आपने R3 के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, तो R2 में करंट रहेगी जो भी होनी चाहिए इसकी, लेकिन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। अगर एम्पियर मीटर नहीं है तो R2 और R3 दोनों रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, तो फिर इस वाली आर्म में मैं इसको लिख रहा हूँ करंट I2। तो I2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, अगर एम्पियर मीटर नहीं है तो I2 की वैल्यू होगी, ये जो कुछ भी यह EMF डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3, बशर्ते कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। लेकिन एम्पियर मीटर जब आपने लगा दिया R2 के अक्रॉस, तो अब I2 डैश कितनी हो जाएगी E, और ये पूरा रेजिस्टेंस हो गया ऑलमोस्ट जीरो। कौन सा, एम्पियर मीटर एंड R2 दोनों पैरेलल में है, इनका रेजिस्टेंस एम्पियर मीटर के रेजिस्टेंस से भी कम, एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है। तो फिर कितनी रहेगी करंट, R3 रहेगी। तो इसका मतलब पहले जो R3 में करंट थी उससे ज्यादा करंट फ्लो करेगी अब R3 में, लेकिन करंट फ्लो करेगी, उसी करंट को शो करेगा एम्पियर मीटर। आपने R3 के अपॉन पैरेलल में डाल दिया, तो R2 अनअफेक्टेड रहेगा, R3 और एम्पियर मीटर इन दोनों का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ करंट की वैल्यू बनेगी E/R2। तो कुल मिलाकर के हर कंडीशन में आपकी करंट तो बदल ही जानी है। और ये एम्पियर मीटर क्या शो करेगा, अपने अंदर से पास होने वाली करंट को जिसके भी पैरेलल में आपने डाल दिया उसमें ये करंट को भेजने से रोक देगा। करंट की वैल्यू थ्रू दिस रेजिस्टेंस विल ऑलमोस्ट बी जीरो, केवल एम्पियर मीटर की ही करंट रह जाएगी आपके पास। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात।